Hello everyone, welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK पांडे. स्टूडेंट्स अगेन मैं आपके लिए मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 5 आज होगा और आज अपन लोग करने वाले हैं स्पेशल एलिमेंट ऑफ मेटलर्जी। तो देखिए, स्पेशल एलिमेंट ऑफ मेटलर्जी जितना भी इस खास करके इस जो मेटलर्जी चैप्टर था, जो थियोरेटिकल पार्ट में लगभग कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, अब उस जितना पढ़ चुके हैं उसको अब अपन लोग अप्लाई करते हुए चीज़ों को सीखेंगे और कैसे प्यूरिफाई करेंगे, कौन सा और आयरन ओर हो गया या जितने भी और है, कॉपर का और जितने भी सेपरेट स्टडी करना है इसका। तो आज का अपन लोग यही टॉपिक है, स्पेशल एलिमेंट का मेटलर्जी करना है। प्रोसेस अपन लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कोरोना काल में आप लोग अधिक से अधिक घर पे स्टडी करिए और बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना अधिक से अधिक टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करिए और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। ज़्यादा फालतू का बाहर में नहीं घूमें और अच्छे से स्टडी करिए। देखिए, आपका काम है, आप पढ़ते जाइए। एग्जामिनेशन कब होगा नहीं होगा ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन बहुत दिन के बाद होने वाला है तो आप आराम से सुस्त पड़ गए, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर जंग लड़ना है तो जंग एक दुश्मन को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, इसलिए आप अपना जो भी है विपन्स आप उसको तैयार रखेंगे। आप पढ़ते रहिए, जितना भी सिलेबस में टॉपिक है आप उसको पढ़ते रहिए, करते रहिए। आप ये नहीं करिए कि ये तो लॉकडाउन है, ये तो एग्जामिनेशन कब होगा क्या होगा, अभी चिल मारते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है ना। अब कोई भी इंसान जंग लड़ने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी आप जितना भी पढ़ चुके हैं, जितना आगे पढ़ेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जिस टाइप से आप कोई जंग जाता है तो जो विपन्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहता है, पहले चलाते रहता है। तलवार है तो पजा के रखे रहता है, इसको मारना है, ये करना है। तो उसी टाइप से आपको फुल्ली क्या करना है, जितना भी आप पढ़ चुके हैं, जो आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ को कमांड रखिए। जितना आप 11th में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और 12th में जब आपको पढ़ाते रहेंगे तो आपका काम है, आप अच्छे से यूटिलाइज करते रहिए टाइम को, राइट। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि कितना समय के बाद एग्जामिनेशन होगा, चलिए वो अभी तो चिल मारते हैं, ऐसा मत करिए। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, बाकी मोटिवेशन आप खुद अंदर से लाइए, क्योंकि मोटिवेट करने में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग। खुद का मोटिवेशन तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे से मोटिवेट होकर आप लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते, है ना। तो खुद का मोटिवेशन तैयार करिए अपने से कि नहीं, मुझे पढ़ना है, राइट। तो आज अपन लोग करने वाले हैं मेटलर्जी का, स्पेशल एलिमेंट का मेटलर्जी। देखिए, सेपरेट स्टडी करेंगे मेटलर्जी का, सेपरेट स्टडी। देखिए, जितने भी प्रोसेस थे, 4 स्टेप था मेटलर्जी का। स्टेप नंबर 1 बता चुके हैं आपको क्या है। स्टेप नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ ओर। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, अब उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये सब पढ़ चुके हैं अपन लोग। इलिंगम डायग्राम, राइट। तीसरा और चौथा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये सब स्टेप अपन लोग देख चुके हैं। अब जितना भी प्रोसेस अपन लोग पढ़ चुके हैं, अब सेपरेट स्टडी करते हैं। अब उसको अप्लाई करने का टाइम आया है। सेपरेट स्टडी फॉर मेटलर्जी। आयरन का सेपरेट स्टडी करेंगे, कॉपर का, लेड का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का एंड गोल्ड का। यही 6 को क्यों करना है? क्योंकि आपके सिलेबस में यही 6 दिया है। दुनिया तो इससे भी आगे है, लेकिन हमारे काम का, हमारे सिलेबस में इतना कुछ पढ़ने का है, दिमाग में रखने का है कि फालतू का तो टाइम नहीं है पढ़ने का। हमारा फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड वे में पढ़ाना है। कॉलेज में जाके आप पीएचडी करोगे, यहाँ नहीं।
यहाँ आपको सिलेक्ट करवाना है, नीट एंड जेईई में आप सिलेक्ट हो सके। तो देखिए अब यही 6 आपके सिलेबस में है और यही 6 को अपन लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मेटलर्जी का कितना स्टेप था, 4 स्टेप है। कोई भी हो रहा है आपके पास, अगर आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हो तो ओनली 4 स्टेप है आपके पास। उस 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप है जो ओर है उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए, पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ चुके हैं, ये रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ये भी पढ़ चुके हैं, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये भी पढ़ चुके हैं। तो आज अपन लोग सेपरेट स्टडी करने वाले हैं इस 6 का। पहला आते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन, कि आयरन का मेटलर्जी को आप समझते हैं। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं कि आयरन जो ओर है, आयरन का ओर कौन कौन सा है, याद रखने का तरीका बता चुके हैं आपको लेक्चर नंबर 1 में। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने मेटलर्जी का, तो लेक्चर 1 में आपको बताया गया है क्या, हेमा मालिनी, ये मेन 2 ओर होता है आयरन का, ये मेन ओर है, मेन ओर्स है आयरन का। हेमा मीन्स हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, हेमा मालिनी हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये 2 मेन ओर है। और ये दोनों भी है साइडेराइट एंड आयरन पायराइट्स, FeCO3 एंड FeS2, साइडेराइट एंड आयरन पायराइट्स, ये भी 2 ओर है। लेकिन मेन ओर 2 है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, राइट। क्योंकि आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया है कि जो ओर होता है, ओर में मेटल का परसेंटेज हाई होना चाहिए, राइट। तो ये मेन ओर है। अब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब आते हैं जो हमारा आयरन का ओर है उसका मेटलर्जी कर रहे हैं। तो आयरन का ओर हेमाटाइट मैग्नेटाइट मेन 2 ओर है, और सिडेराइट भी है और आयरन पायराइट्स भी है। अब आयरन के ओर को अब हम चाह रहे हैं क्या, उसको प्यूरिफाई करना। तो पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो चलिए आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा अप्लाई करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 3 तो फिजिकल मेथड में पढ़ चुके हैं। पहला क्या, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फोर्थ फ्लोटेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये 3 फिजिकल प्रोसेस था, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एक केमिकल प्रोसेस क्या था, लीचिंग। तो अब आते हैं क्या आयरन ओर्स के लिए कौन सा यूजफुल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तो ग्रेविटी सेपरेशन में आपको याद आना चाहिए, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, याद करिए। आपको बाबा जी का बूस्टर बताया गया था, उसमें बहुत ही काम का था हमारा। उसमें क्या बताया गया था कि ग्रेविटी सेपरेशन आप कहाँ अप्लाई करोगे, जहां डेंसिटी का डिफरेंस होगा ग्रेविटी सेपरेशन में, याद आ रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहां अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, जहां पे मैग्नेटिक नेचर का डिफरेंस होगा, राइट। बाबा जी का बूस्टर में ही बताया गया था फोर्थ फ्लोटेशन में कि इसको सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज ओनली फॉर सल्फाइड्स ओर, एंड लीचिंग का सिर्फ बॉक्साइट ओर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि लीचिंग जो होता है वो बॉक्साइट ओर के लिए होता है, लेकिन हम किसका स्टडी करने वाले हैं, आयरन का। तो ये इस प्रोसेस तो नहीं कर सकते। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो होगा वो आयरन के लिए, आयरन ओर के लिए तो नहीं होने वाला, राइट। यही, यस। तो आप इस 2 मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, आयरन का मेटलर्जी करने में, मेटलर्जी ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। तो बाबा जी का बूस्टर काफी काम का था, बहुत ही यूजफुल था। तो आप फर्स्ट लेक्चर से ही आपको बताते आ रहे हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बता रहे हैं, जगह नहीं है। तो हम लोग अब सेपरेट स्टडी कर रहे थे, तो आयरन का मेटलर्जी कर रहे हैं। तो आयरन का मेटलर्जी में स्टेप नंबर फर्स्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 4 मेथड पढ़ना था। क्या था, पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन। ये 3 फिजिकल प्रोसेस था और एक केमिकल प्रोसेस जिसका नाम था लीचिंग। बट लीचिंग का इस्तेमाल करेंगे क्या आयरन के ओर में, नहीं करेंगे, क्योंकि जो लीचिंग था वो बॉक्साइट के ओर के लिए आप इस्तेमाल करते थे। दूसरा और एक तीसरा था फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। तो आयरन के ओर के लिए करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो 2 मेथड बच गया। तो 2 मेथड तो आपको पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1 में,
ये कोई नया चीज नहीं है आपके लिए, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। लेक्चर 1 जो नहीं वॉच किए हैं जाके वॉच करिए, और पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। ये सेम चीज हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप आयरन ओर को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आयरन ओर है तो आप हाइड्रोलिक में कंसंट्रेशन ऑफ ओर अगर करना चाह रहे हो तो आप वहां हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग में होता क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन में होता क्या है, जो आपका इंप्योरिटीज है, जो आपका ओर है, ओर और इंप्योरिटीज के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस इन डेंसिटी कहने का मतलब एक का डेंसिटी ज्यादा, एक का डेंसिटी कम होना चाहिए। डिफरेंस इन डेंसिटी होना चाहिए, मींस कोई भारी होगा कोई हल्का होना चाहिए। अगर हमारा ओर और उसमें जो प्योर मेटल है उसका डेंसिटी ज्यादा है और इंप्योरिटी का डेंसिटी क्या होता है, इसमें लाइट होता है, हल्का होता है, तो क्या होते हैं, ओर और इंप्योरिटीज अलग अलग हो जाते हैं, और जो हमारे काम का मेटल है वो प्यूरिफाई हो जाता है, इंप्योरिटीज अलग हो जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी चर्चा करेंगे अपन लोग, बट ग्रेविटी सेपरेशन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां डेंसिटी का डिफरेंस होगा। डेंसिटी का डिफरेंस होगा यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका इंप्योरिटी होंगे वो हल्का होता है, जैसे हेमाटाइट ओर है, आयरन का हेमाटाइट ओर है, तो जो हेमाटाइट ओर है वो हैवी है, और जो इंप्योरिटीज है वो क्या है, लाइट है। तो हल्का है तो क्या, इंप्योरिटीज जो प्योर हेमाटाइट ओर होगा यहाँ होगा, ये तो इम्प्योर ओर है, और इम्प्योर ओर में जो इंप्योरिटी हल्का होंगे इस पे आके फ्लोट करेंगे, और प्योर ओर आपका यहाँ रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या, इंप्योरिटीज ओर तो लाइट है, तो जब इंप्योरिटीज ओर लाइट है मींस हल्का है, व्हेन तो आप क्या करोगे, जब आप पास करोगे वाटर को इस इंप्योरिटीज से, तो इंप्योरिटीज क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा वाटर के सरफेस पे। आपको पता है डेंसिटी कम यानी कि हल्का हल्का होगा तो फ्लोट करने लगेगा वाटर के सरफेस पे, तो वही तो हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, इंप्योरिटीज लाइट है, जब इंप्योरिटीज लाइट है तो उससे अगर आप वाटर को पास करोगे तो इंप्योरिटीज वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो फ्लोट करेगा तो वहां से आप इंप्योरिटीज अलग कर लोगे, और जो हेमाटाइट ओर है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट ओर को आप अलग कर लोगे। यहाँ से आयरन ओर का क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। तो चलिए ये आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1 में, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, आप वहां जाके चर्चा करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आयरन का मेटलर्जी कर रहे हैं हम, सेपरेट स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें आयरन का 2 मेन ओर है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट ओर का अपन लोग ग्रेविटी सेपरेशन से अलग कर ली, राइट। आयरन का जो हेमेटाइट ओर था वहां से आयरन मेटल जो है वहां से ग्रेविटी सेपरेशन से अपन लोग प्यूरिटी और इंप्योरिटी को अलग अलग कर दिए। अब है एक मैग्नेटाइट ओर, दूसरा ओर आयरन का मैग्नेटाइट ओर। देखिए जो आयरन का ओर होता है आपको बता चुके हैं, आयरन का ओर दिमाग में रखने के लिए हेमा मालिनी दिमाग में आना चाहिए। आयरन मैन है, आयरन मैन हेमा मालिनी। तो हे से Fe2O3 हेमाटाइट, ये क्या है, हेमाटाइट एंड मा, हे मा से मालिनी मैग्नेटिक ओर। तो जो आपका Fe3O4 है, Fe3O4 जो है मैग्नेटिक ओर, उसको मैग्नेटिक ओर भी कहते हैं। जो मैग्नेटाइट है आपका, जो आयरन का Fe3O4 मैग्नेटाइट जो है उसको मैग्नेटिक ओर भी कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। जो मैग्नेटाइट ओर का जो ओर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और जो प्योर मेटल है वो मैग्नेट व्हील में जाके चिपक जाता है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से आप मैग्नेटाइट ओर को क्या कर सकते हो, आप वहां से प्यूरिटी और इंप्योरिटी को अलग अलग कर सकते हो। ये कोई नया चीज नहीं है, ये भी आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये भी करा चुके हैं। बेसिकली क्या होता है, ये इम्प्योर ओर है, आप इम्प्योर ओर वहां से डालोगे और एक ये चल के आएगा। 2 व्हील लगा होता है, एक मैग्नेटिक व्हील, दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील। जो मैग्नेट नेचर रहेगा, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, वो इस व्हील में आके चिपक के इधर चला आएगा, अलग हो जाएगा। जो नॉन मैग्नेटिक व्हील है वो अलग हो जाएगा। तो 2 पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे, इम्प्योर ओर है और जो ओर आपने इसमें डाला, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, जैसे
जो प्योर ओर है Fe3O4, तो जो मैग्नेटिक जो प्योर ओर है वो मैग्नेटिक व्हील के साथ आ गया, जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक व्हील से वो अलग अलग हो गया। तो आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक ओर भी कहते हैं उसको, Fe3O4 को, मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ओर भी बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से आप कहीं भी मैग्नेटिक कैरेक्टर का डिफरेंस हो तो वहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस से आप मैग्नेटिक ओर को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो नोट करिए इसको। तो जो हमारा प्योर ओर मिला, देखिए बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, तो सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, सेपरेट स्टडी कर रहे हैं मेटलर्जी का, क्योंकि जितना भी प्रोसेस था, जितना भी मेथड था प्यूरिफिकेशन का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, वो पढ़ चुके हैं। अब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला काम, अगर हम अभी तो चर्चा हो रहा है किसका, आयरन ओर का। आयरन ओर को क्या कर रहा है, प्योर और इम्प्योर ओर को अलग अलग कर रहे थे। तो उस आयरन ओर का पहला स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। किसी भी ओर का अगर एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल ओर का, फ्रॉम ओर से मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, ओर से मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो 4 स्टेप था। पहला स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 4 मेथड्स पढ़ना था। जो नीचे का 2 था, लीचिंग और फ्रूट फ्लोटेशन मेथड, वो आयरन के ओर में काम नहीं कर रहा था, वो लगता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि जो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड था वो सल्फाइड ओर के लिए था, और जो हमारा लीचिंग था वो बॉक्साइट ओर के लिए था। ऊपर का 2 ग्रेविटी सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल अपन लोग किए। तो 2 मेथड ऊपर का यूज किए आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए, राइट। अब जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब गंदगी से बाहर निकालना है, गंदगी से बाहर निकालना है, गंदगी से हमने बाहर निकाला, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो मिला, जो प्योर ओर मिला वहां से, जो इम्प्योर ओर था वहां से प्योर ओर जो मिला बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर से, किस मेथड से, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो मेथड था वहां से जो प्योर ओर आया। अब हम चाह रहे हैं उस प्योर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए जो मेथड है, प्योर ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, तो 2 मेथड्स आपको पढ़ाए थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो अभी तो हम आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आयरन ओर का मेटलर्जी कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग, तो कैल्सिनेशन क्या, हीट, कैल्सिनेशन पढ़ा चुके हैं, रोस्टिंग पढ़ा चुके हैं डिटेल में पिछले लेक्चर में। तो कैल्सिनेशन में क्या आप हीट जो देते हो वो एब्सेंस ऑफ एयर में देते हो, लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में देते हो, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का प्रेजेंस होता है। लेकिन रोस्टिंग क्या इस्तेमाल होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो रोस्टिंग होता है ओनली फॉर सल्फाइड सोप। तो किसका इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, कैल्सिनेशन का। तो कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है कि जो Fe2O3 है, हेमेटाइट ओर है, जो आपका आयरन का जो ओर है .2H2O, जब आप उसको हीट करोगे, तो ये ओर है, जब हीट करोगे तो आयरन का ऑक्साइड मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा प्योर ओर था, आयरन का 2 मेन ओर है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, तो जो प्योर ओर था अब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में जब आप ओर को निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ क्रस्ट से, तो जो गंदगी है पहले उसको बाहर करते हो, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। किसी ने कहा था कि ब्रेकअप हो जाना प्योर और इम्प्योर ओर का, प्योर ओर और इम्प्योर ओर का ब्रेकअप होना ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। तो जो ब्रेकअप हुआ प्योर और इम्प्योर ओर से, तो वहां से हमारा प्योर ओर मिला। अब उस प्योर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किए स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, जो ऑक्साइड मिला उसको, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को अब मेटल में कन्वर्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 में। तो उसके लिए अपन लोग 2 प्रोसेस पढ़ चुके हैं। एक तो एलिंगम डायग्राम से रिडक्शन ऑफ मेटल को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और दूसरा, उसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, कि रिडक्शन ऑफ आयरन इज डन बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस।
तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में होना चाहिए। ये आयरन कहाँ है होता है, याद रखने का तरीका रिएक्टिविटी सीरीज में बता चुके हैं आपको, राइट। तो आप सीक्वेंसली लेक्चर को वॉच करते रहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको याद होना चाहिए, और याद करने का तरीका भी अपन लोग बता चुके हैं, कैसे याद रखते हैं उसको तरीका हम बता चुके हैं। तो आप इसको याद रखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है, कार्बन से लेकर के लेड तक का जो रिडक्शन होगा वो स्मेल्टिंग से रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन को आप रेफरेंस लीजिए, और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा कॉपर से लेकर के प्लैटिनम तक, उसको आप हीटिंग से रिडक्शन करते हैं, जैसे पायरोमेटलर्जी वगैरह हो गया। स्मेल्टिंग से रिडक्शन यही होता है आपका जिंक का, आयरन का, निकल का, आइसिन का और पीबी का, वो स्मेल्टिंग से आप रिडक्शन करेंगे। और बाकी जो ऊपर का बच गया कार्बन से ऊपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा, राइट। तो फटाफट से इसको नोट करिए। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। तो चलिए, बेसिकली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है आप ध्यान से समझेंगे। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में ये हार्ड सा डायग्राम दिया है आपको एनसीईआरटी में, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए। ये हार्ड सा डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया है, तो हमको तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो वो आपके सिलेबस में है और आ भी सकता है, गारंटेड है। तो आपको आप ध्यान से 10 मिनट फोकस करिए, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन क्लियर होने वाला है आपका। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आपको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में। देखिए, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन समझने के लिए पहले आप इस डायग्राम को समझिए ध्यान से। ये डायग्राम कैसा है, इस टाइप से, ऐसे, ऐसा है कि अगर मान लीजिए इस डायग्राम को एक इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी, जैसे मेरा एक बॉडी है, तो बॉडी है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रोट। ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन थ्रोट कर रहे हैं, ये थ्रोट हो गया हमारा। ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये थ्रोट हो गया, सर के जस्ट नीचे वाला थ्रोट। आप इसके नीचे जाओगे तो क्या है, बेली आता है, पेट। जो आलसी लोग रहते हैं उनके पेट निकले हुए रहते हैं, लेकिन मेरा नहीं है। आई हैव 6 पैक एप, राइट। तो मेरा नहीं निकला हुआ पेट। जो आलसी लोग रहते हैं उनका पेट निकला हुआ रहता है। तो ये जब आते हैं ऊपर, ऊपर आपका क्या हो गया, थ्रोट। तो जब थ्रोट के नीचे आते हैं तो बेली है, ये है। इस आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, आप इसको आप ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाला पार्ट तो थ्रोट हो गया। अब यहां से ये वाला पार्ट क्या है आपका, बेली है। और फिर जब नीचे से आते हो उसको बोलते हैं हर्थ, मीन्स जो अर्थ से कनेक्टेड है उसको हर्थ बोल दिया हमने। तो बेली के नीचे क्या, अर्थ से कनेक्टेड, ये है आपका ये वाला पार्ट, क्या बोल रहे हैं, हर्थ उसको बोल रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिए। यहां से ये वाला और ये वाला पार्ट, ये तो आपका हर्थ हो गया, ये वाला पार्ट तो आपका हर्थ हो गया। जो बेली के नीचे है वो तो हर्थ हो गया आपका। अब बेसिकली करते क्या हो, यहां से आप हॉट एयर को पास करते हो, यहां से, है ना, यहां से हॉट एयर को आप पास करते हो। तो जब यहां से आप हॉट एयर को पास करते हो, और ये आपका टायर जो है, दोनों तरफ से आप हॉट एयर को पास कर रहे हो, इधर से कर रहे हो, इधर से कर रहे हो, हॉट एयर को पास कर रहे हो। बेसिकली ये ब्लास्ट फर्नेस में कैरिड आउट हो रहा है, मीन्स हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो इस साइड से हॉट एयर है, इधर से आप हॉट एयर को पास कर रहे हो, आप इधर से हॉट एयर को पास कर रहे हो। और बेसिकली होता क्या, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, सारे लोग क्या करते हैं, सारे लोग जैसे मान लीजिए कप है, इस कप में मैक्सिमम लोग चाय या कॉफी तो पीते ही हैं, दूध पीते हैं, राइट। जब आप दूध पीते हो तो गर्म दूध लो, उस गर्म दूध को कुछ समय तक आप छोड़ दो। तो जब आप कुछ समय तक छोड़ दोगे तो अपने आप क्या होने लगता है, उसमें जो छाली बनता है, जो मलाई बैठने लगता है,
जब आप कुछ समय छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है, मलाई बैठने लगता है इस दूध पे, दूध के ऊपर मलाई रहता है। तो जो दूध के ऊपर मलाई है आपका, उसी को आप क्या कर रहे हो, स्लैग। उसी टाइप से यहाँ पे जो आपने कप ले रखे हो, तो यहाँ पे जो दूध के ऊपर जो मलाई आपका जम गया है, ये आपका क्या है, ये आपका स्लैग है, यही आपका स्लैग है बेसिकली। अब कहने का मतलब, जो यहाँ पे आपने हॉट एयर को पास किया तो जला, जलने के बाद जो लिक्विड मेटल है ये तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से जो लिक्विड मेटल है। अब मेटल क्या किया, काफी हीट दी तो मेटल मेल्ट किया, तो वहां से लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो लिक्विड फॉर्म से जो लिक्विड मेटल है वो बाहर चला आएगा। अब जो स्लैग था जिसे आप गर्म दूध को लिए, गर्म दूध को कुछ देर छोड़ दिए तो ठंडा हुआ, तो उसमें जो मलाई जम गया उसी को हम छाली बोल रहे थे, वहां से बाहर निकाल लिए। उसी टाइप से जो स्लैग है, जो छाली की तरह है, उसी को स्लैग बोलेंगे। तो जो स्लैग है, ये स्लैग यहाँ से टेकन आउट हो जाएगा। मीन्स जो अब मोल्टेन मेटल था, अब वो मोल्टेन मेटल स्लैग के फॉर्म में आ गया। और स्लैग भी तो हमारा एक तरह का लिक्विड ही तो है, जब छाली को निकालते तो अभी तो क्या है, लिक्विड ही तो है। तो अब उस स्लैग को क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर आउट निकाल रहे हो, टेकन आउट कर रहे हो, राइट। यहाँ से आप टेकन आउट कर रहे हो। बेसिकली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में हो क्या रहा है, देखो ऊपर वाला पार्ट यहां से यहां तक को थ्रोट बोला गया, राइट, ये बेली हो गया आपका, और ये वाला पार्ट जो अर्थ से लगा हुआ है उसको हर्थ बोल दिया हमने। अब यहां से इस वाले पार्ट में हॉट एयर को पास कर रहे हो, हॉट एयर को पास कर रहे हो, और ऊपर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप चार्ज को डालते हो। और चार्ज किस किस का रहता है, चार्ज जब ऊपर से आप डाल रहे हो तो आयरन और का होगा, Fe2O3 का, कार्बन होगा, कोक होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट होगा, लाइमस्टोन जिसको बोल रहे हो, तो ये चार्ज होगा, राइट। और बेसिकली वहां से जब हॉट एयर पास करते हो, और ये बिट्स लगे रहते हैं, इतना केल्विन टेम्परेचर, इतना केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ से जो अनवांटेड गैस होगा वो बाहर निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है, अनवांटेड गैस। और जब आप हीट करते हो, हॉट एयर पास करते हो, तो कार्बन और O2 के जब जलता है, वो बर्न करता है, तो स्लैग जो बनेगा, जो मेल्टेड आयरन होगा, जो स्लैग बनेगा, जो ऊपर आके जिस टाइप से आप दूध में छाली जम जाता है, मलाई आ जाता है, उसको आप निकाल लेते हो, उसी टाइप से जब स्लैग बनेगा तो यहाँ से स्लैग को आप क्या कर लोगे, टेकन आउट कर लोगे। और यहाँ से जो लिक्विड मेटल है, और लिक्विड मेटल को टेकन आउट कर लोगे। तो इस डायग्राम को नोट करिए, आगे आपको पॉइंट इसके बारे में बता रहे हैं। तो जो ब्लास्ट फर्नेस है हमारा, उसका 4 जोन होता है, एक एक करके चारों जोन को डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सा 4 जोन होता है, पहला कंबसन जोन, दूसरा रिडक्शन जोन, तीसरा जो स्लैग फॉर्मेशन हो रहा था उसका एक जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, और चौथा फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट जोन। देखिए बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में जो आपने एक बीकर लिया था इस शेप का, ऊपर में जो ऐसा था इसको थ्रोट बोल रहे थे, नीचे बेली बोल रहे थे, जो नीचे था एकदम सबसे अर्थ से लगा हुआ उसको हर्थ बोल रहे थे, आप नीचे से गर्म झोंके का हवा पास कर रहे थे, राइट, मीन्स हॉट एयर आप पास कर रहे थे दोनों साइड से। और ऊपर से क्या कर रहे थे, ऊपर से आप चार्ज डाल रहे थे। उस चार्ज में क्या था, उस चार्ज में Fe2O3 था, उस चार्ज में कोक था, कार्बन था, उस चार्ज में CaCO3 था। अब ऊपर से चार्ज आ रहा है, इस ऊपर से कार्बन आ रहा है, और नीचे से आप हॉट एयर पास कर रहे हो, नीचे से आप ऑक्सीजन पास कर रहे हो। ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बेसिकली क्या करते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऊपर से क्या करते हो, चार्ज डालते हो, और नीचे से जो टायर्स जोन है, फिर चाहिए जो आपका वो बीकर था स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में, जो एक डायग्राम दिया गया था इस टाइप से, अभी जस्ट आपको बताएं, तो आप क्या करते हो, आप ऊपर से सबसे पहले चार्ज डालते हो, और ऊपर से चार्ज डालते हो, और नीचे से जो टायर्स जोन है वहां से आप क्या करते हो, हॉट एयर को पास करते हो, हॉट एयर को पास करते हो। देन जब आप हॉट एयर को पास करते हो तो क्या होता है,
और ऊपर से क्या कर रहे हो, चार्ज डाल रहे हो। मीन्स ऊपर से आप कार्बन डाल रहे हो, ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से ऑक्सीजन जा रहा है। ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से ऑक्सीजन जा रहा है, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा तो जब आप पास कर रहे थे ऊपर से, तो ऊपर में क्या था, चार्ज में क्या था, Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस CH3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर से चार्ज डाला और जो नीचे से जो टायर जोन था वहां से हमने हॉट एयर को पास किया, गर्म हवा का झोंका को पास किया, हॉट एयर को पास किया। तो अब हुआ क्या, जो Fe2O3 था, कार्बन था और CH3, तो वहां से जो हॉट एयर, ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से हॉट एयर O2 जा रहा है, रिएक्ट करेगा। तो जो ऑक्सीजन प्लस O2 जब रिएक्ट कर रहा था तो CO2 बन रहा था। और जब हॉट आए, जब क्या कर रहे थे, जब रिलीज हो रहा था, हीट जब रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, फर्नेस का जो टेम्परेचर, जो फर्नेस था ब्लास्ट फर्नेस, उस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखो बेसिकली हुआ क्या, जब वहां से हीट रिलीज हुआ तो ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर था, एट हाई टेम्परेचर पे वहां पे कार्बन आ रहा था, ऊपर से कार्बन आ रहा था, और नीचे से आप हॉट गर्म हवा का झोंका पास कर रहे थे, मींस एयर पास कर रहे थे, O2 पास कर रहे थे, और ऊपर से क्या आ रहा था, चार्ज, और वहां था क्या, कार्बन। तो कार्बन प्लस O2 जब रिएक्ट कर रहा था तो किया, रिएक्ट करने के बाद एट हाई टेम्परेचर पे क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगा, CO, एंड O2 के प्रेजेंस में CO2 प्लस हीट निकलेगा, और जो कोक होगा CO2 प्लस C2CO बनेगा। तो यहां से जो हीट रिलीज हुआ विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस एट हाई टेम्परेचर, और वहां से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगा, फॉर्म होगा, राइट, हाई टेम्परेचर पे। तो ऊपर का रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, ऊपर का रिएक्शन कैसा रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन है। ऊपर का रिएक्शन कैसा रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि आग ही तो लगा रहे हो भाई, हीट तो पास कर रहे हो, आग ही तो लगा रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बता चुके हैं कंबसन रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में। तो ये आपका कंबसन रिएक्शन है, राइट। ऊपर का दोनों रिएक्शन कैसा है, कंबसन रिएक्शन है। इसको नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में ब्लास्ट फर्नेस का जो 4 जोन होता है, अब आते हैं कंबसन जोन। तो कंबसन जोन में बेसिकली होता क्या है, देखिए कंबसन जोन में बेसिकली होता क्या है कि जो टेम्परेचर है 1973 केल्विन पे, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, आप क्या कर रहे थे, ऊपर से चार्ज डाल रहे थे और नीचे से हॉट एयर पास कर रहे थे। तो ऊपर से कार्बन आ रहा था, उस चार्ज में कार्बन भी था, कार्बन भी प्रेजेंट था, तो कार्बन आ रहा था, और नीचे से हॉट एयर पास कर रहे थे ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल के रिएक्शन किया एट हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बता चुके हैं आपको जब इलिंघम डायग्राम आपको पढ़ा रहे थे, कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर पे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि जब कार्बन ऊपर से आ रहा था, ऊपर से जब चार्ज डाल रहे थे, तो और नीचे से हॉट एयर टॉयर्स जोन से पास कर रहे थे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस हीट रिलीज कर रहा था। और जब वहां से हीट रिलीज करेगा ब्लास्ट फर्नेस से, तो ब्लास्ट फर्नेस से जब हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब वहां से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज कर रहा है। जब हीट रिलीज करेगा ब्लास्ट फर्नेस से, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, और हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, CO बना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह एक्ट करता है, बता चुके आपको इलिंघम डायग्राम में, वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो वही चीज तो हिंदी में लिखा गया है कि यहां से हमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला जो ऊपर से जाएगा वो ब्लास्ट फर्नेस में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला वो ऊपर से जाएगा ब्लास्ट फर्नेस में, एंड जो आयरन ओर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कौन करेगा, CO, राइट। तो CO वहां आयरन ओर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, आयरन ओर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और तो ये हमारा कंबसन जोन में आ गया।
बेसिकली क्या था, कार्बन जो था, ये जो कार्बन था, जब आप ऊपर से चार्ज डाल रहे थे तो चार्ज में क्या था, चार्ज में कार्बन भी प्रेजेंट था, चार्ज में कार्बन भी प्रेजेंट था, और नीचे से आप हॉट एयर को पास कर रहे थे तो ऊपर से कार्बन आ रहा था, नीचे से O2 जा रहा था। और ब्लास्ट फर्नेस में जब रिएक्ट किया तो ब्लास्ट फर्नेस से जब क्या हुआ, रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ा और हाई टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया हमारा। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह काम करने लगा बताइए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगा। तो वहां से जो हमारा Fe2O3 था, जो हमारा Fe2O3 था, और Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के फिर साथ फिर रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Fe3O4 मींस आयरन का ओर बन जाएगा। याद आ रहा है? तो वो चला जाएगा। तब यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और फिर दूसरे स्टेप में तो रिडक्शन जोन में हम क्या करते हैं, जो आपका आयरन का ओर था Fe2O3 उसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो अब इसको रिड्यूस करेगा और क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस CO2। फिर उसी टाइप से Fe3O4 को रिड्यूस करेगा, FeO बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। कभी कभार क्या करता है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिड्यूस करता है तो कभी कभार कार्बन भी कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम करेगा ही करेगा। तो बिलो जब आप 1073 केल्विन से जब आप नीचे जाते हो तो CO किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आपको इलेक्ट्रॉन डायग्राम याद आ रहा है, बिलो 1073 केल्विन से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम कर रहा था, एंड अबव 1073 केल्विन में कार्बन करने लगता है किसकी तरह काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगता है। तो ये जो रिएक्शन हो गया आपका वो रिड्यूसिंग रिएक्शन हो गया, ये आपका रिडक्शन जोन में होगा और ये कंबशन जोन में होगा। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, आगे भी देखते हैं। तो अब जो आपको मिला यहां से, अब देखते हैं कि जो Fe2O3 जो आप ऊपर से चार्ज डाल रहे थे, जो रिडक्शन जोन था आपका, और कार्बन भी था, वो कंबशन जोन पढ़ चुके, रिडक्शन जोन पढ़ चुके। तो भाई CaCO3 का क्या काम है, तो वो आगे वाले जोन में पढ़ेंगे। और आगे का जोन हमारा क्या है, तीसरा, स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन बेसिकली क्या हुआ, स्लैग फॉर्मेशन जोन में जो CaCO3 ये स्लैग फॉर्मेशन जोन में होगा, तो CaCO3 जो है आप उसको जब हीट करोगे तो हीट करने पे क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। और वो कैल्शियम का ऑक्साइड CO प्लस, अब ये क्या है, ये तो हमारा इम्प्यूरिटीज है, ऑक्साइड का इम्प्यूरिटीज है। और वो ऑक्साइड का इम्प्यूरिटीज बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड का इम्प्यूरिटीज है। तो बेसिक ऑक्साइड का इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, एसिडिक फ्लक्स का। तो ये हमारा SiO2 क्या है, ये एसिडिक फ्लक्स। तो आप एसिडिक फ्लक्स का यूज करोगे यहां पे इसको हटाने के लिए। तो CaO जो हमारा बेसिक इम्प्यूरिटीज था, अब उसको वहां से रिमूव करने के लिए आप किसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे, SiO2, एक एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। जब उसके साथ रिएक्शन कराएगा तो अब क्या बनता है हमारा, वहां से स्लैग बनता है, CaSiO3 बन गया, अब स्लैग बन गया। तो उस स्लैग को अब क्या करोगे, जो ब्लास्ट फर्नेस था हमारा, अब वहां से उसको कलेक्ट कर लोगे। स्लैग हमारे क्या है, यूजफुल है हमारे लिए। कैसे भाई, अगर ऐसे समझिए, दूध में अगर छाली बन रहा है तो पहले तो छाली बनने के लिए ऐसा नहीं कि दूध को बस तुरंत लाया दूध में छाली बन गया, कुछ समय छोड़ना पड़ता है। तो उसी टाइप से आप क्या करो, ब्लास्ट फर्नेस में कुछ समय के लिए रहने दीजिए। तो जो लिक्विड आयरन होगा, अब वो जो लिक्विड आयरन बना, उस लिक्विड आयरन को आप क्या करिए, कुछ समय के लिए छोड़िए, अब स्लैग बनेगा। स्लैग अब वहां से टेकन आउट होगा। तो स्लैग क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या, तो जब दूध में मलाई जम रहा है तो वो दूध के लिए फायदेमंद है क्या, क्यों, क्योंकि वो ऊपर से जब गंदगी आएगा, उसमें ऊपर से इम्प्योरिटीज आएगा, एयर से
एयर के थ्रू जब इम्प्योरिटी जाएगा तो वो दूध में पूरा इम्प्योरिटीज नहीं मिलेगा, वो क्या रहेगा, वो छाली जो आपका है, वो जो मलाई है उसके ऊपर ही इम्प्योरिटी जम जाएगा और छाली हटा लीजिए तो नीचे क्या होगा, प्योर दूध रहेगा। तो स्लैग का बेनिफिट है, स्लैग का बेनिफिट क्या है, तो जो इम्प्योरिटीज होंगे वो एयर के साथ क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज है हमारा मीन्स जो स्लैग अब जो आया, जो स्लैग बना, उसका बेनिफिट क्या है, अब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, और वहां से आप क्या करोगे, उसको कलेक्ट कर लोगे ब्लास्ट फर्नेस से। और फिर चौथा जोन, जो चौथा जोन है वो फ्यूजन जोन है। फ्यूजन बेसिकली क्या है, स्टेट चेंज जोन है। जो सॉलिड था आप क्या करोगे, उसको लिक्विड में, अगर सॉलिड आयरन है आपके पास तो आप उसको हीट करिए और उसको लिक्विड आयरन में कन्वर्ट करिए और वहां से लिक्विड आयरन को बाहर निकालिए। तो नंबर 4th जोन में जो आपका काम आने वाला है, वो आयरन को जब आप हीट करोगे तो आयरन सॉलिड स्टेट में था, जब हीट किए तो उसको लिक्विड में गया, मींस स्टेट चेंज जहां हो रहा है, मींस वो कौन सा जोन में काम होगा, वो फ्यूजन जोन होगा, उसको मेल्टिंग जोन या फ्यूजन जोन कहते हैं। तो वहां से आप कलेक्ट कर लोगे फ्रॉम बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके नीचे से आप उसको कलेक्ट कर लोगे। तो बेसिकली हुआ क्या, तो ये तो आपका लिक्विड था, अब लिक्विड को कुछ देर छोड़ोगे तभी तो स्लैग बनेगा ना। अब वो स्लैग एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एयर के साथ ऑक्सीडेशन ना हो पाए, राइट, नहीं तो वो एयर के साथ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। तो अब स्लैग बन गया और अंदर आपका लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल इधर से टेकन आउट हो जाएगा और ये यहाँ आपका क्या बन गया, स्लैग बन गया। तो ये था हमारा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो अब जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से अब जो आयरन प्राप्त हुआ वो भी अब 100% प्योर नहीं हुआ है, अभी भी क्या है, उसमें 5 to 7% इम्प्योरिटीज है, अभी भी 93% ही मात्र आपका आयरन प्योर हुआ है। सर ये क्या किया आप इतना बड़ा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, इतना मेहनत करके आप किए, फिर भी अभी प्योर नहीं मिला है आयरन, आगे फिर करना है। अब जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में, अब उसको आप टेम्परेचर है तो कुछ टेम्परेचर एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो ये टेम्परेचर आपको दिमाग में रखना है कि किस टेम्परेचर में कौन सा जोन में कौन सा, इतना टेम्परेचर में कौन सा जोन में रहेगा, इस इतना टेम्परेचर में कौन सा जोन में जाएगा, कौन सा जोन में जाएगा। तो जो टेम्परेचर ऑफ ऑल 4 जोन इन ब्लास्ट फर्नेस में आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो एग्जामिनेशन करना है, नीट एंड जेईई के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि 4 टेम्परेचर आपको दिया गया है ऑल 4 जोन ब्लास्ट फर्नेस का। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो सारा 4 जोन है उसको आप दिमाग में रखेंगे। जो टॉप है ऊपर का, वो कंबसन जोन का जो टेम्परेचर है 1500 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस, 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, आसपास नहीं बल्कि है 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हाई है। और कंबसन में क्या करते हो, आग लगाते हो, मीन्स आप आग लगाते हो तो कहीं ना कहीं वहां तक टेम्परेचर हाई होगा। तो सबसे हाई टेम्परेचर किस जोन में होगा, कंबसन जोन में। उसके बाद रिडक्शन जोन का कम होगा, फिर स्लैग फॉर्मेशन का 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। फ्यूजन या मेल्टिंग जोन में, तो फ्यूजन में भी क्या करते हो आप, सॉलिड आयरन था उसको आप हीट किए, हीट करके लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हुआ, तो वहां भी आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, मीन्स आपको हीट देना पड़ रहा है ना। तो जब आप हीट दे रहे हो मीन्स वहां भी टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो वहां पे टेम्परेचर 1200 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो कौन सा जोन में पड़ेगा, फ्यूजन या मेल्टिंग जोन में। तो ये तो ऑल फोर जोन्स था ब्लास्ट फर्नेस में। तो अब देखिए अब हुआ क्या, अब तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिए। अब स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से जो लिक्विड मेटल प्राप्त हुआ, जो लिक्विड आयरन प्राप्त हुआ, जो लिक्विड मेटल प्राप्त हुआ, स्लैग टेकन आउट अलग जगह हुआ। और जो नीचे जाइए, नीचे में जाइए, उस जो आपको बताए थे फिगर, उसके नीचे में एक तो स्लैग टेकन आउट हो रहा था, एक लिक्विड मेटल टेकन आउट हो रहा था, याद आ रहा है। अब वहां से क्या हुआ, बेसिकली जो मेटल ऑब्टेन हुआ ब्लास्ट फर्नेस में उसको बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं, जो मेटल ऑब्टेन हुआ ब्लास्ट फर्नेस में उसको बोलते हैं पिग आयरन। अब जो पिग आयरन है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी जो पिग आयरन मिला है बाई स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से, वो पिग आयरन अभी भी हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें तो 93% आयरन प्योर हुआ है,
बट अभी भी 7% इम्प्योरिटी है, उसमें से 5% क्या है, कार्बन है। तो पिग आयरन हार्ड है। अब देखो बहुत ज्यादा हार्ड भी रहेगा तो हमारे काम का नहीं है। अगर आप आयरन का कुछ बनाओगे बहुत ज्यादा हार्ड है, तो कोई सरिया वगैरह बना रहे हो आयरन का, तो आप आयरन को मोड़ करके आयरन का प्लेट बना रहे हो तो बहुत हार्ड है, तो काम नहीं। आयरन क्या होना चाहिए, आयरन आपका मेलिएबल या डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें। ब्रिटल, ब्रिटल कहने का मतलब वो आसानी से टूट जाएगा। क्यों, इसका वजह क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल का वजह क्या है, ब्रिटल का वजह क्या है, क्योंकि इसमें 5% कार्बन है। तो अभी भी तो हमारे काम का आया नहीं आयरन, अभी तो काम का आयरन आया नहीं, तो क्या करेंगे। तो पिग आयरन किसको कहते हैं, पिग आयरन बेसिकली कहते हैं किसको है, जो मेटल ऑब्टेन्ड हुआ ब्लास्ट फर्नेस से उसको पिग आयरन कर रहे हैं, और पिग आयरन में 93% ही प्योर आयरन है और 5% कार्बन है, उसको पिग आयरन कर रहे हैं। तो जो पिग आयरन है अब उसको क्या करेंगे हम, उस पिग आयरन को कन्वर्ट करेंगे कास्ट आयरन में। क्या करेंगे, उसको दोबारा रीमेल्ट करेंगे। और जब रीमेल्ट करेंगे तो किसके साथ, स्क्रैप आयरन। तो स्क्रैप आयरन लेंगे तो वहां पे आयरन का परसेंटेज बढ़ेगा, तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। और जब कार्बन का परसेंट ऑटोमेटिक घटेगा तो आयरन का परसेंटेज बढ़ गया। तो जब आयरन का परसेंटेज बढ़ गया, कार्बन का परसेंटेज घट गया, तो ब्रिटलनेस तो अपने आप घट गया ना। तो जो हार्ड और ब्रिटल था अब वो मेलिएबल डक्टाइल में आ जाएगा, तो अब हमारे काम का आ जाएगा आयरन। तो हमने क्या किया, तो जो पिग आयरन आपको मिला था ब्लास्ट फर्नेस में, अब उस पिग आयरन को कन्वर्ट किया किसमें, कास्ट आयरन में। अब जो कास्ट आयरन को रीमेल्ट किए पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन से, तो कास्ट आयरन कैसे मिला, कास्ट आयरन कैसे मिला आपको, तो रीमेल्ट करना पड़ा आपको, दोबारा रीमेल्ट करना पड़ा, मींस हीट देना पड़ा किसको, पिग आयरन में, किसके साथ, स्क्रैप आयरन के साथ। अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं आया है। तो कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंट है वो कितना परसेंट है, वो 25 to 5 और 2.5 से 5% के बीच में कार्बन है। अब कार्बन का परसेंट घट गया, मीन्स 2.5 से लेकर के 4 पॉइंट समथिंग होगा, मीन्स कार्बन का परसेंट घटा, उसके चलते ब्रिटलनेस घट गया। अब आसानी से आयरन टूटेगा नहीं। तो एज द परसेंट ऑफ कार्बन रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ आयरन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंट घट रहा है पिग आयरन में, पिग आयरन को अगर कार्बन का परसेंट घटा दो तो आयरन का क्वालिटी क्या हो जाएगा, उतना अच्छा इनहेंस हो जाएगा, उतना बेहतर हो जाएगा। आयरन का क्वालिटी में क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिला आपको उसको क्या बोले हम, पिग आयरन बोले। और पिग आयरन में 93% ही मात्र Fe आयरन का कंटेंट है और 5% कार्बन है। अब उस कार्बन को हम क्या किए, उस कार्बन को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर तो हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा। तो कार्बन को कम करने के लिए और आयरन के परसेंट बढ़ाने के लिए, आयरन का कंटेंट बढ़ाने के लिए हम क्या किए, उसको कास्ट आयरन में कन्वर्ट किए। कास्ट आयरन में कैसे कन्वर्ट किए, उसको रीमेल्ट किए, दोबारा पिग आयरन को हमने रीमेल्ट किया विद स्क्रैप आयरन के साथ और हमको कास्ट आयरन मिला। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए तो नोट करिए, फटाफट से आगे देखते हैं। तो जो आयरन आपको ब्लास्ट फर्नेस में मिला उसको हमने क्या नाम दिया, पिग आयरन, पिग आयरन कहा। अब उस पिग आयरन में ओनली 90% ही कंटेंट ऑफ कार्बन था, सॉरी आयरन था 93%, और 5% उसमें कार्बन का कंटेंट था, जिसके चलते वो हार्ड एंड ब्रिटल था। अब क्या किया हमने, क्या किया कि धीरे धीरे परसेंट ऑफ कार्बन को कम करते गए तो परसेंट ऑफ आयरन का कंटेंट तो बढ़ेगा। तो परसेंट ऑफ कार्बन को हमको कम करना है ताकि ब्रिटलनेस हट जाए। तो कार्बन का कंटेंट कम करने के लिए हमने क्या किया, पहले जो पिग आयरन था उसको हमने कास्ट आयरन में कन्वर्ट किया। तो वहां से कास्ट आयरन में 2.5 to 5% कार्बन था। अब उसी तरह से एक रोट आयरन है, उस रोट आयरन में कार्बन का कंटेंट कम करके कितना ला दिया हमने, 0.2%। तो उसको हम बोलते हैं, अगर कार्बन का कंटेंट अगर 0.2% है तो उसको अपन बोल रहे हैं क्या, रॉट आयरन। बेसिकली रॉट आयरन बना कैसे, जो आपका कास्ट आयरन था, तो उस कास्ट आयरन का जो इम्प्योरिटी था उसमें, उसको हम ऑक्सीडाइज किए और ऑक्सीडाइज करने के बाद
क्या बना हमारा, रोट आयरन। मीन्स कार्बन का परसेंट और कम गया, राइट। नहीं आया समझ में? रॉट आयरन बना कैसे, रॉट आयरन कैसे बना? तो जो आपका कास्ट आयरन था, उस कास्ट आयरन में जो इम्प्यूरिटीज थे उसको ऑक्सीडाइज करके रोट आयरन का फॉर्मेशन हुआ। उस रोट आयरन में कार्बन का परसेंट ओनली 2.5 0.2%। कितना कार्बन का परसेंट, 0.2%। मीन्स आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है, बताइए जरा। अगर सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव में, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ऑप्शन दिया रहेगा क्या, कास्ट आयरन, ऑप्शन बी पिग आयरन, ऑप्शन सी रॉट आयरन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या मार के आओगे, रॉट आयरन इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो रॉट आयरन इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, राइट। अब आते हैं स्टील पे। देखिए एक मिथ है, स्टील मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं, उनको लगता है स्टील भी आयरन का फॉर्म है। नहीं, इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। स्टील इज अ फॉर्म ऑफ अलॉय, नॉट फॉर्म ऑफ आयरन, राइट। तो मैक्सिमम लोग ये गलत पढ़ते हैं कि स्टील क्या है, एक आयरन का ही फॉर्म है। नहीं, ये गलत है। स्टील किसका फॉर्म है, एलॉय का फॉर्म है। स्टील इज अ फॉर्म ऑफ एलॉय, नॉट फॉर्म ऑफ आयरन, राइट। तो स्टील एलॉय का फॉर्म है। और एलॉय कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। तो स्टील एलॉय का फॉर्म है। तो स्टील इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज एन एलॉय। एलॉय में आयरन और कार्बन दोनों रहता है, मींस मेटल नॉन मेटल दोनों को मिक्स करते हैं। जहां पे कार्बन का परसेंट क्या होता है स्टील में, 0.2 से 5% के बीच में होता है, 0.2 से 5% के बीच में होगा कार्बन का कंटेंट, तो उसको बोलेंगे स्टील। अब अपन लोग सारा पढ़ चुके हैं, तो अब एक बूस्टर का तो जरूरत पड़ेगा ना, जहां से क्वेश्चन आ जाए, कि सीधा सीधा क्वेश्चन आए, छोटा हल्का सवाल आ जाए, तो बूस्टर से ही काम चला जाएगा। तो अब तक जितना पढ़े हैं उसके लिए आपको आपका काम और आसान हो जाए, उसके लिए एक बाबा जी का बूस्टर दे रहे हैं। तो बाबा जी का बूस्टर क्या खाता है, आप ध्यान से समझिए। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में जो ब्लास्ट फर्नेस में आपको आयरन मिला, उसको नाम क्या दिया हमने, जो आयरन ओर था उसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस से जब हमने किया, तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से क्या मिला ब्लास्ट फर्नेस में, पिग आयरन। तो जो पिग आयरन मिला, अब पिग आयरन में कार्बन का कंटेंट क्या है, 5% है। तो उस कार्बन का कंटेंट 5% है, तो हम चाह रहे हैं कि और कम हो। उसके लिए हमने क्या किया, उस पिग आयरन को दोबारा रीमेल्ट किया, किसके साथ, स्क्रैप आयरन के साथ। तो वहां से कार्बन का कंटेंट कम हो करके 2.5% हो गया। तो कार्बन का परसेंट कमा तो कास्ट आयरन में चला गया, लेकिन कास्ट आयरन अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन नहीं है। अब उस कास्ट आयरन को हमने, जो कास्ट आयरन था, उस कास्ट आयरन का इंप्यूरिटीज को ऑक्सीडाइजिंग करवाए। तो ऑक्सीडाइजिंग इंप्यूरिटीज ऑफ कास्ट आयरन, तो ऑक्सीडाइजिंग इंप्यूरिटीज ऑफ कास्ट आयरन से अब हमको क्या मिला, रॉट आयरन। और जहां पे रॉट आयरन का, जो रोट आयरन मिला, कास्ट आयरन से हमने रोट आयरन बनाया। जो कास्ट आयरन का इंप्यूरिटीज था उसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको रोट आयरन मिला। और उस रोट आयरन में कार्बन का परसेंट क्या है, 0.2%, बहुत ही कम। और उसकी वजह से रॉट आयरन हमारा क्या होता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या मिल गया हमारा, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन मिल गया वहां से। तो आयरन का और था, उसको स्मेल्टिंग कराए, तो पिग आयरन में 5% कार्बन आया, और कार्बन का परसेंट कम करते गए तो 2.5%, उससे भी कम हुआ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन 0.2%, जिसको नाम रॉट आयरन दिया हमने। और लास्ट में एलॉय स्टील। तो एलॉय में क्या था, कार्बन और आयरन का मिक्सचर था, कार्बन एंड आयरन। तो स्टील में कार्बन का परसेंट क्या था, 0.2% से 5% के बीच में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो आज के लिए बच्चा अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए इस लेक्चर को। इतना अमेजिंग लेक्चर, इतना अच्छा इस लेवल का लेक्चर आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अमेजिंग लेक्चर। तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट उठा सके।
हमारा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जो बड़ा बड़ा कोचिंग नहीं भी एफर्ट कर पा रहा है उसको एक उस लेवल का पढ़ाई दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे रख देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा मकसद है, जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो उस समय में श्री कृष्ण एंड सुदामा एक गरीब ब्राह्मण एंड श्री कृष्ण एक राज घराने से आते थे। एक राजा का बेटा और एक गरीब ब्राह्मण भी एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था, एक साथ। वहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। एक गरीब का बच्चा और एक अमीर से अमीर का बच्चा, सभी का शिक्षा का अधिकार था। और वैसा ही हम चाहते हैं कि एक अमीर से अमीर का बच्चा भी और एक गरीब से गरीब का बच्चा, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। अमीर से अमीर लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को। इसलिए हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारा एक ही मकसद है कि जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ा करते थे, अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं था। कृष्ण एक राजा का बेटा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन दोनों साथ में एक ही जगह पढ़ा करते थे। उसी टाइप से कोई भेदभाव नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सारा का सारा कंटेंट और अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रख देंगे यूट्यूब पे। बस आपका काम है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमको कह सकते हैं कुछ भी दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ और चाहिए बेहतर से बेहतर, कुछ भी लगे कि कुछ कमी है तो आप बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दैट्स